हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीषाज़ इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं व्यापम का जेल डिपार्टमेंट द्वारा प्रहरी यानी कि कार्यपालिक के लिए जो पेपर हुआ था 2018, टू बी प्रिसाइज 29 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये आपको वेबसाइट से मैंने लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड हम लोग इंग्लिश के पोर्शन के डिस्कशन की बातचीत है, तो विल स्ट्रेट कम ऑन टू दैट। चलिए, फर्स्ट आपका आर्टिकल वाला है, तो देखिए, आई आई एन्जॉय रीडिंग डैश कॉमिक्स इन डैश टाइम्स ऑफ इंडिया डैश इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर दैट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1838। तो सबसे पहले तो जो आता है अपन वहाँ से चालू हो जाते हैं। न्यूज़पेपर वगैरह के पहले क्या आता है? द आता है, मतलब सेकंड में क्या आएगा? सेकंड वाले ऑप्शन में द आएगा। फटाफट देखो, 3 ऑप्शनों में फर्स्ट सेकंड थर्ड में सेकंड में द ही है। चौथा आपका एलिमिनेट हो गया। अब हम देखें, आई एन्जॉय रीडिंग कॉमिक्स, तो मुझे जो है कॉमिक्स पढ़ना पसंद है। क्या जनरल मुझे कॉमिक्स पढ़ना पसंद है? नहीं भैया। मुझे कौन सी कॉमिक्स पढ़ना पसंद है? मुझे वो कॉमिक्स पढ़ना पसंद है जो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपती हैं। समझ में आ रही है बात? तो जनरल कॉमिक्स की बात नहीं हो रही है मुझे कि किसी भी XYZ जगह की कॉमिक्स, नहीं। मुझे वो कॉमिक्स पढ़ने में आनंद आता है, अच्छा लगता है, एंजॉय करता हूँ जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? निश्चित पर्टिकुलर बात हो रही है, मतलब फर्स्ट रिक्त स्थान में भी क्या आ जाएगा? द। अब जो दो द हैं वो किस में है? फर्स्ट और थर्ड में है। तो फर्स्ट और थर्ड में अब अपन देखें, सेकंड जो लास्ट ऑप्शन है उसमें क्या है? डैश इंग्लिश। यहाँ पर जो इंग्लिश शब्द है इसके उच्चारण में स्वर आ रहा है इंग्लिश ई, राइट। तो किसी भी शब्द के उच्चारण में अगर स्वर आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। फलस्वरूप आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। ऑल ऑफ अस डैश प्लान टू गो फॉर अ हॉलीडे व्हेन वी गेट अ लॉन्ग वीकेंड ऑफ। तो हम सभी को क्या करना चाहिए? हम सभी को प्लान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्लान करना। ये चाहिए शब्द होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? वैसे ही हम लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, चाहिए शब्द जहाँ हो जाता है, जहाँ स्टैंडर्ड चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ हम क्या लगाते हैं? शुड लगाते हैं। फिर भी मैं आपको इसका और लॉजिक और बाकी का एलिमिनेशन बताती हूँ। कब करना चाहिए? जब हमें एक लंबा वीकेंड ऑफ मिल रहा हो तब हमें प्लान करना चाहिए। देखिए, यूज टू आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा भैया यूज टू? पास्ट की आदतन प्रक्रिया के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पास्ट की बात नहीं है, बल्कि हमें जाना चाहिए वाली बात है। ठीक है। नीड आएगा नहीं। नीड क्यों नहीं आएगा भैया? नीड इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि नीड का प्रयोग आवश्यकता के लिए किया जाता है। यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, फलस्वरूप नीड आएगा नहीं। अब दो लॉजिक है शुड के। एक तो हो गया जाना चाहिए, तो मैंने बता दिया। दूसरा, मैंने आपको पहले भी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, ऑल ऑफ अस। अस क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। किसका? वी का। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है। फर्स्ट पर्सन के साथ शल, विल नॉर्मल सेंटेंस में यही होता है। ऑल ऑफ अस, अस किसका फॉर्म है? अस किसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? वी का। वी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। तो फलस्वरूप क्या आ जाएगा? शल का पास्ट फॉर्म शुड आएगा। चलिए नेक्स्ट, ये आपका पैरा जम्बल्ड है जिसको PQRS बोलते हैं। ये SSC में इसके मेंस में 25 क्वेश्चन करीबन आते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस की लंबाई देखकर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए, जब भी हम लोग कोई स्टोरी बनाते हैं, एक तरीके की स्टोरी टेलिंग करते हैं या कहानी बनाते हैं, तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? किसी संज्ञा से शुरू करते हैं। रमेश और सुरेश अच्छे दोस्त हैं, वे साथ में स्कूल जाते हैं, फलाना फलाना फलाना। तो हम लोगों ने वाक्य या हम लोगों ने स्टोरी बनाना शुरू कहाँ से किया? संज्ञा से किया। ठीक है। तो फटाफट देखो, दो ऑप्शन में फोर्थ लिखा है और फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? दे। दे क्या है? प्रोनाउन। क्या मैं प्रोनाउन से शुरू करूँगा? हाँ, एट टाइम्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मेरा प्रोनाउन से स्टार्टिंग नहीं होगा। थर्ड और फोर्थ आपका चला गया। अब देखते हैं हम कि फर्स्ट और सेकंड में क्या दिया है। सम ऑफ देम आर बिगर देन हाउसेस। ठीक है। तो सेकंड क्या है? शिप्स सेलिंग नियर सदर्न न्यूजीलैंड हैव बीन वार्न्ड ऑफ आइसबर्ग्स। आइसबर्ग्स क्या होते हैं? वो टाइटैनिक मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि वो शिप टकराया था।
तो वो आइसबर्ग, तो आइसबर्ग क्या होता है, समुद्र के ऊपर थोड़ा होता है, उसके नीचे वो बहुत होता है। तो यहाँ पर शिप्स के हम लोग सेकेंड वाला सेंटेंस से स्टार्ट होगा, फ्रेम होगा कैसे, कौन सी शिप्स जो कि सदर्न न्यूजीलैंड के पास में से ट्रैवल कर रही हैं, उनको जो है वार्न किया गया था आइसबर्ग से कि भाई उनसे टकराएंगे तो नुकसान हो सकता है। अब सेकेंड वाला आंसर है, देखिए उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसमें से सम ऑफ देम आर बिगर देन हाउसेस। सम ऑफ देम मतलब क्या, देम मतलब अब आइसबर्ग्स, आइसबर्ग्स के लिए यहाँ पर देन का प्रयोग किया जा रहा है कि भैया ये जो बहुत सारे आइसबर्ग्स हैं ना, उसमें से तो बहुत से आइसबर्ग्स में से कुछ तो घरों से भी बड़े हैं। तो फलस्वरूप आपका आंसर, आपको पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला पंचुएशन है, चलिए देखें, इंडिया सेलिब्रेट्स, देखिए एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कोई भी घटनाक्रम अगर अपना नॉर्मल होता है, कोई ऐतिहासिक चीज़ होती है, कोई हिस्टोरिकल राइटिंग होती है, ये सब आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है, किसी प्रकार का कोई पंचुएशन नहीं आएगा। इंडिया सेलिब्रेट्स, ठीक है, इंडिया एक कंट्री है तो सिंगुलर वर्ब आ गया है, उसका इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है यहाँ पर, एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह कुछ नहीं आएगा और किसी तरीके का कॉलन या कुछ और नहीं आएगा, आपका आंसर रहेगा सेकंड। चलिए यहाँ पर लिखा है चूज़ द ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन, यहाँ पर हाईलाइटेड लिखा है लेकिन हाईलाइटेड कुछ दिया नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ कि इसमें से क्या है, देखते हैं। द न्यू रूल्स इन द कंट्री, तो जो नए नियम कायदे हैं कहाँ पर, देश में, गिव बिजनेसेस अ लेग अप, तो यहाँ पर मैं आशा करती हूँ कि ये जो हाईलाइटेड भाग होगा वो हाईलाइटेड भाग है लेग अप के लिए, अ लेग अप, ठीक है। तो द न्यू रूल्स इन द कंट्री गिव बिजनेसेस अ लेग अप टू फेस द कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। अभी जैसे रिसेंटली हम लोग मेड इन इंडिया और इन सब में हमारे यहाँ के जो मूलभूत भारत के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से है। देखिए चारों ऑप्शन फटाफट देखें तो फर्स्ट और सेकंड आएगा नहीं। जो हम लोगों ने हमारे देश में या किसी भी कंट्री में, XYZ कोई भी कंट्री हो, कोई भी अगर रूल्स बनाएंगे तो वो ऐसे रूल्स बनाएंगे कि उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, वहाँ के जो नागरिक हैं उनको फ़ायदा हो, राइट। तो इलीगल सैंक्शंस तो क्या हो गया, नेगेटिव शब्द हो गया, किसी पर प्रतिबंध लगाना, सैंक्शन क्या होता है यहाँ पर, प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना, तो फर्स्ट आपका एलिमिनेट हो जाता है, राइट। अब सेकंड होता है हिंड्रेंस, हिंड्रेंस भी नेगेटिव शब्द है, रोकना ऐसी कोई बातचीत है, तो यहाँ पर हिंड्रेंस भी शब्द नहीं आएगा। अब बचता है असिस्टेंस और ब्लैंकेट राइट। ब्लैंकेट मतलब कि सभी, मतलब इंक्लूडिंग एवरीथिंग, तो ऐसा आप बिल्कुल बायस्ड होकर भी सारी चीज़ें ऐसी भी नहीं बना सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ और या सभी प्रकार के फ़ायदे यहाँ पर जो देश में मैन्युफैक्चरर हैं उनको मिले, क्योंकि आप यू आर लिविंग इन एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा असिस्टेंस। तो नए रूल्स इस हिसाब से बने हैं कि जो यहाँ के बिजनेसेस हैं उनको जो है क्या मिले, असिस्टेंस मिले, किस चीज़ में कोप अप करने के लिए, टू फेस द कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। चलिए अप्रोप्रिएट कंजंक्शन लगाना है, डैश ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, कॉमा ही डिड नॉट विन। अच्छा चलिए अब यहाँ पर एक दो परिस्थिति हुए, क्या क्या ऑप्शंस अपन देख लेते। देखिए ही वॉज एंड कब आता, ही वॉज एंड कब आता, ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट एंड ही वॉन। अगर वो बेस्ट होता और वो जीत जाता तो क्या आ जाता, तो एंड हो जाता, पर यहाँ पर वो जीता है क्या, वो जीता नहीं है, ठीक है। अब अपन देखें कि इफ़ का प्रयोग कब होता है, जब कोई कंडीशन होती है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कंडीशन है क्या, तुम मुझे चॉकलेट दोगे तो मैं होमवर्क करूँगा, ठीक है, ऐसा कोई कंडीशन भी नहीं है तो इफ़ भी नहीं आएगा। अब देखिए बट आता, लेकिन अगर बट आता तो सेंटेंस कैसा होता, तो सेंटेंस की जो रिक्त स्थान है वो बदल जाता, ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट बट ही डिड नॉट, मतलब रिक्त स्थान कहाँ जाता, जहाँ कॉमा लगा है। अभी इस यथास्वरूप इस क्वेश्चन में रिक्त स्थान कहाँ पर है, स्टार्टिंग में। तो हालांकि वो बहुत अच्छा कैंडिडेट था, बेस्ट कैंडिडेट था, पर वो इलेक्शन में, चुनाव में जीत नहीं पाया है। अगला क्वेश्चन, ये हाईलाइट बोल बोल के हाईलाइट देना ही भूल चुके हैं। चलिए देखते हैं। आई ऑलवेज पोस्टपोन द इविल डे व्हेन आई हैव टू विजिट द डेंटिस्ट, राइट।
तो अपन देखें, यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर ये पोस्टपोन शब्द के बारे में बोल रहे होंगे, पोस्टपोन शब्द हाईलाइटेड होगा। तो पोस्टपोन होता है किसी चीज़ को कल करेंगे भाई, कल मिलते हैं भाई, तो क्या है, पोस्टपोन करना, बाद में मिलते हैं। तो इसका क्या बताना है, पर्यायवाची नहीं बताना है भैया, इसका उल्टा बताना है। देखो डेफर होता है वही कि अगर यहाँ पर पूछते कि पर्यायवाची बताओ तब तो आप डिफर लगा देते, पर यहाँ पे पर्यायवाची नहीं बोला है। डेफर मतलब डिफर अलग होता है, DIFFER, किसी से अलग होना। डेफर का मतलब भी पोस्टपोन होता है। सस्पेंड आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सस्पेंड हम सभी को पता है। देखिए यहाँ पर रिस्पेक्ट, अब यहाँ पर ये है कि आपको शब्द का अगर भाव पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, वो वाली बात है। तो रिस्पेक्ट होता है चैन की सांस लेना, या है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोस्टपोन का उल्टा होता है। अब इसका उच्चारण जिसको जैसा करना हो, किसी चीज़ को जल्दी करना, तो फलस्वरूप आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4th। चलिए, ईच ईयर, ये कल भी आया था भैया, कल जो मैंने आपको पेपर सॉल्व कराया था आफ्टरनून शिफ्ट वाला, इसके पहले वाला वीडियो आप देखिएगा, तो मैंने आपको कल भी बताया था थाउजेंड्स ऑफ पीपल। हालांकि इसने इसमें प्रिपोजिशन के जैसे पढ़ा है, वही चीज़ आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से मैंने आपको कल समझाई थी। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल होता है, राइट। तो ये आपको सब्जेक्ट वर्ब में भी देखने को मिल जाएगा प्रिपोजिशन। तो आप पहले दोनों ऑप्शन तो आपके चले गए। 1000 ईच ईयर, प्रत्येक साल हज़ारों में जो लोग हैं वो सफ़र करते हैं लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से। तो अगेंस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, ठीक है। जैसे अब अगेंस्ट कैसे वाक्य की संरचना में आता, ही लॉस्ट हिज बैटल अगेंस्ट कैंसर, ही लॉस्ट हिज लाइफ, ठीक है, अगेंस्ट जो भी बैटल है ऑफ कैंसर या कोई भी लाइफ थ्रेटन। तो वाक्य की संरचना ऐसी होती, राइट। तो अभी आपका आंसर क्या हो जाएगा, अभी आपका आंसर हो जाएगा 3rd। चलिए, ये अभी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखने को मिल सकता है। ऑफ के बाद कैसा नाउन आता है भैया, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। नाउन प्लूरल कैसे बनता है, नाउन प्लूरल बनना है काऊ का काउज, मतलब एस लगने से। तो देखिए ये वाला आएगा नहीं, क्योंकि फ्रेंड लिखा है, फ्रेंड्स नहीं लिखा है। ये वाला भी उसी लॉजिक से आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि फ्रेंड लिखा है, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। इन दोनों जगह फ्रेंड लिखा हुआ था, ये दोनों मैंने ऑप्शन हटा दिया। अब देखिए दोनों में वो है, फ्रेंड्स लिखा है, लेकिन क्रिया किसके अनुसार आएगी, क्रिया आएगी ऑफ के पहले जो लिखा है। तो ऑफ के पहले क्या लिखा है, ऑफ के पहले लिखा हुआ है 1, 1 मतलब कितना, 1, मतलब क्रिया किस में आएगी, एक वचन। फलस्वरूप आपका 3rd भी चला गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4th वाला। या आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटेक्स चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। चलिए, इसी में अभी कल तक हम लोगों को उतना देखने को नहीं मिल रहा था, यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमको एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में देखने को मिल रहा है। लोगों को कन्फ्यूजन होता है वॉइस और नरेशन में, फटाफट से मैं एक थोड़ा सा, हालांकि नरेशन का यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं आपको कॉपी में, आप लोग साइड में लिखते जाइएगा। वॉइस में जो भी वाक्य दिया हो, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में, वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन नरेशन में टेंस वॉइस में आपका जो सेंटेंस है, जो भी फॉर्म है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, वो वैसा रहता है, लेकिन वो वैसा ही रहता है, लेकिन नरेशन में चेंज हो जाता है। यहाँ क्यों मैंने ऐसा बोला, देखिए, व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, आखिरी में क्या आ रहा है, अंत में आ रहा है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपका आंसर में भी क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह तो आएगा, मतलब फर्स्ट आपका चला गया। फर्स्ट क्यों चला गया, क्योंकि फर्स्ट के अंत में पूर्ण विराम लगा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमिनेटेड हो गया। अब व्हेन से अगर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो व्हेन से शुरू हो रहा है, तो आपका पैसिव जो हमको बनाना है वो भी व्हेन से ही शुरू होगा, तो सेकंड भी चला गया। अब 3rd और 4th में देखिए, व्हेन, 3rd में क्या बोल रहा है, व्हेन विल यू रिटर्न, लेकिन क्या लौट आएगा भैया। तो ऐसे शब्द को या कोई भाग को, शब्द सेंटेंस के किसी भाग को आप गायब नहीं कर सकते, फलस्वरूप आपका 3rd भी नहीं आएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4th। चलिए अगला, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रीराइट्स द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, ठीक है। मतलब क्या, पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में जाना है। माई पॉकेट हैज़ बिन पिक्ड, टेंस चेंज होता है क्या भैया, अभी मैंने 2 मिनट पहले बोला था टेंस चेंज नहीं होगा। तो देखिए समवन चारों में कॉमन है, ठीक है। तो अब हम आगे देखें, समवन के बाद हैज़ आता है, चारों में हैज़ दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है, माई पॉकेट हैज़ बिन पिक्ड, हैज़ के बाद कौन सा वर्ब का फॉर्म आता है भैया, हैज़ के बाद वर्ब का 3rd फॉर्म आता है। फलस्वरूप आपका ये
पिक्ड पॉकेटेड, यहाँ पर पॉकेटेड शब्द एक्स्ट्रा लिखा गया है, उस लॉजिक से भी सोचोगे तो आपका थर्ड चला जाएगा, ठीक है। पॉक्ड नहीं है, यहाँ पर पिक्ड लिखा है, आप मन से शब्द नहीं वो कर सकते, पॉक्ड भी नहीं आने वाला भैया। तो अब आपके पास क्या बचा, फर्स्ट और फोर्थ। अब फर्स्ट में देखिए, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, ठीक है, ये क्लियर है। समवन हैज़ पिक्ड पॉकेटेड, यहाँ पर भी ये जो पॉकेटेड शब्द है ना, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, और जो शब्द आपको वॉइस में क्वेश्चन में नहीं दिया है आप उसको अननेसेसरीली ऐड नहीं करोगे, फलस्वरूप आपका आंसर चौथा भी नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, बाय द टाइम, ओके, ये आपका टेंस का क्वेश्चन है भैया। क्या है लॉजिक मैं आपको बता देती हूँ, कॉपी पेन उठा के लिख लीजिए। ये आपको टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों ही जगह देखने को मिल जाएगा, ज़्यादातर किताबों में पास्ट परफेक्ट में दिया होगा। देखिए, पास्ट का ये नियम बता रही हूँ है ना, तो ये लिखते जाइएगा, और आप पढ़ा हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है। पास्ट के अगर दो घटनाक्रम हो, किसके, पास्ट के, ठीक है, आईएनजी वाले नहीं, जो हो चुके हों, पास्ट के अगर दो घटनाक्रम होते हैं तो पहला घटनाक्रम पास्ट परफेक्ट में आता है और दूसरा घटनाक्रम पास्ट इंडेफिनिट में आता है। ये चीज़ समझ में आ गई क्या? तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि पास्ट के अगर दो घटनाक्रम होते हैं तो उसमें से जो घटनाक्रम पहले घटित होता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है और जो सेकंड घटनाक्रम होता है वो पास्ट इंडेफिनिट। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। बाय द टाइम दे डैश द स्टेशन द ट्रेन डैश। चलिए, अभी मैंने क्या बोला, पास्ट परफेक्ट और एक पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, तो चौथा तो चला जाएगा। क्यों भैया, चौथा में दोनों में हैड लिखा हुआ था, ठीक है। अब मैंने बोला पास्ट के दो घटनाक्रम, तो रीच आएगा क्या, रीच तो प्रेजेंट का हो जाएगा ना, तो ये भी आपका चला गया। अब हमको देखना है और समझना है कि इन दोनों में से वाक्य में जो कॉमा लगा है उसके पहले और उसके बाद में से पहला घटनाक्रम कौन सा है, और वो हम समझेंगे कैसे। चलिए हम पढ़ते हैं और मैं आपको समझाती हूँ। बाय द टाइम दे रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट। ये वाक्य सही है। क्यों सही है, पहला घटनाक्रम हैड लेफ्ट, मतलब जो पहला घटनाक्रम है उसको पास्ट परफेक्ट में रखना है, तो यहाँ पर क्या है, पहला घटनाक्रम ट्रेन का जाना ही होगा। अगर आप थर्ड वाला टिक करोगे ना भैया तो वो वाक्य ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा। कैसे, मैं आपको वो भी समझाती हूँ। बाय द टाइम दे हैड रीच्ड, तो मतलब अगर दो पास्ट के घटनाक्रम है और उसमें पहला घटनाक्रम आप बोल रहे हो कि वो स्टेशन पे पहुंच गए, फिर तो भैया अगर वो स्टेशन पे पहुंच गए तो फिर ट्रेन कैसी चली गई। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, अगर वो अगर पहला घटनाक्रम आप रीच वाला बनाओगे तो ट्रेन जाएगी ही नहीं ना, तो आपका थर्ड भी नहीं होगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। ये जो मैं बताती जा रही हूँ आप डायरेक्टली आप किसी भी बुक को रिफ़र कर रहे हो, किसी स्टैंडर्ड बुक को रिफ़र कर रहे हो, आपको सभी बुक्स में देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या करना है, एप्रोप्रिएट टेंस लगाना है। चलिए, दीज ग्रेप्स, ठीक है, तो एक जनरल स्वभाव बताना है। अच्छा, पहली चीज़ ग्रेप या ग्रेप्स, ठीक है। अच्छा, और वैसा भी नहीं, ग्रेप्स से भी नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आपने एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ा हुआ है, दिस लिखा हुआ है या दीज लिखा हुआ है, दीज लिखा हुआ है। दीज क्या होता है, प्लूरल और पास की चीज़ के लिए हम लोग दीज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुवचन में बात हो रही है तो इज आएगा नहीं, वॉज आएगा नहीं। क्यों, दोनों में कौन सी क्रिया लगी हुई थी, चूंकि दोनों में सिंगुलर क्रिया लगी हुई थी, इज और वॉज, फलस्वरूप पहले दोनों आएंगे नहीं। अब हम, कल भी मैंने आपको बताया, जो पहली बार यहाँ वीडियो देख रहे हैं, एस और ई एस लगने से क्रिया सिंगुलर वर्ब हो जाती है, तो मुझे सिंगुलर चाहिए क्या, नहीं, तो मतलब एस लगेगा क्या, नहीं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करना है, प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाना है। डैश योर रिक्वेस्ट वी रिग्रेट, आपकी जो भी रिक्वेस्ट थी उसके संदर्भ में हम आपको रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट कि ऐसा संभव नहीं है। चलिए ठीक है, बाय आएगा नहीं है ना, विथ से ऐसी चीज़ होता है, विथ रेफरेंस टू, जैसे हम लोग कभी भी आप ऑफिशियल कोई लेटर लिखेंगे, आप लोग विभाग में ज्वाइन कर लेंगे तो आपके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में
तो यहाँ पर वही चीज़ है, विथ रिगार्ड टू, विथ रेफरेंस टू, ठीक है। तो यहाँ पर बाय नहीं आएगा, ठीक है। और अब देखिए रिगार्ड और रिगार्ड्स में केवल फ़र्क एस का है, और ये नाउन वर्ब वैसा नहीं है। देखिए एक रिगार्ड होता है क्या, अंकल आंटी को मेरा नमस्ते कहना, ठीक है। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी। मतलब क्या, अंकल आंटी को मेरा नमस्ते कहना, ये मैंने अंग्रेजी भाषा में बोल दिया, तो रिगार्ड्स क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रेफरेंस के संदर्भ में आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। अच्छा ये मैडम ऐसी चीज़ें हमको कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको किसी भी बुक में मिलते जुलते जो शब्द होते हैं जिनका मीनिंग अलग अलग होता है, वो वाले चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। देन वी हैव डिटर्मिनर लगाना है भैया फिर से। When John returned from school, dash did he know that there was going to be a birthday party at home। जब जॉन स्कूल से आया, ठीक है, तो डैश डिड ही नो दैट देयर वॉज गोइंग टू बी अ बर्थडे पार्टी एट होम। देखो लेस होता है कम, ठीक है। अब यहाँ पर हम भाव कैसे निकालेंगे, आपको सरप्राइज पार्टी कभी मिली होगी जीवन में, आपको पता ही नहीं होता है कि ऐसा कोई घटनाक्रम या किसी ने आपके लिए किसी प्रकार का आयोजन या पार्टी अरेंज की हुई है। अब लेस आएगा नहीं, मैंने आपको लॉजिक बताया, लेस मतलब कम, कम मतलब थोड़ा तो पता होगा ना, लेकिन भाई को यहाँ पर थोड़ा भी पता नहीं है, उस सेंस में यहाँ पर वाक्य लिखा गया है। मच होता है बहुत कुछ, अधिक, तो उसको यहाँ पर क्या है, पता ही नहीं है ना। अब आप लोगों ने अगर एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ा है तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल होता है, तो लिटिल का प्रयोग हम नेगेटिव सेंस में करते हैं, अ लिटिल का प्रयोग हम पॉजिटिव वाक्य में करते हैं, द लिटिल का प्रयोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में करते हैं। तो यहाँ पर ये जो जॉन भाई साहब थे, क्या उनको पता था क्या कि घर पे उनके लिए बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया है? उनको पता नहीं था, ये वाक्य का सेंस है, तो उनको पता नहीं था, तो वाक्य कैसा है, नेगेटिव, फलस्वरूप आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए अगला, द क्रिकेट प्लेयर डैश टाइम्ड हिटिंग द बॉल, इट फ्लू ओवर हिज हेड एंड रीच्ड द बाउंड्री। टाइमिंग का देखिए ये उपसर्ग है, आपको देख लीजिए, आपको ये बहुत सारे उपसर्ग वाला प्रीफिक्स के चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं देख रही हूँ तीसरा पेपर आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और ये तीसरे पेपर में आपका उपसर्ग का क्वेश्चन आ ही रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार बोलूँगी सफिक्स वाला भी चीज़ें आप लोग देखते चलें। तो टाइम का क्या हो जाएगा, मिस टाइम्ड हो जाएगा, इसमें देयर इज़ नथिंग मच इन इट। 17th क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्या करना है, चूज़ द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म गिवन सेंटेंसेस इनटू वन। मतलब दो वाक्यों को एक बनाना है, किसका प्रयोग करते हुए, एडवर्ब का। एडवर्ब बोले तो एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। वाक्य पढ़ते हैं हम। द लाइट्स वेंट आउट, वेंट आउट मतलब लाइट बाहर घूमने नहीं चली गई, लाइट्स वेंट आउट मतलब लाइट चली गई। तो हम बोलते हैं कि लाइट पावर ऑफ या पावर कट, नॉट ऑफ, पावर कट। द मीटिंग हैड नॉट एंडेड, तो क्या है, मीटिंग ख़त्म नहीं हुई थी और लाइट क्या हो गई थी, लाइट चली गई थी। अब देखें, बिफोर द मीटिंग एंडेड द लाइट्स वर गोइंग आउट। अच्छा लाइट्स कोई लड़की नहीं है कि हाँ भैया, या कोई प्रेजेंट ऐसा फिगर नहीं कि ओके टाटा बाय बाय सी यू। तो लाइट्स वर गोइंग आउट जैसी कोई बातचीत आएगी नहीं, ठीक है। तो सेकंड में भी वही दिया हुआ है, द लाइट्स वर गोइंग आउट, तो कोई व्यक्ति नहीं जो टाटा बाय बाय करके बाहर चला गया, तो फर्स्ट और सेकंड तो होने से रहा। थर्ड और फोर्थ में देख लेते हैं। द लाइट्स वेंट आउट एट द एंड ऑफ द मीटिंग। भैया यहाँ पर तो इन्होंने थर्ड वाले सेंटेंस में इन्होंने वाक्य का भाव ही बदल दिया है। ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, मीटिंग खत्म हुई थी क्या, मीटिंग खत्म नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लिखा है कि लाइट चली गई, कब चली गई, एट द एंड ऑफ द मीटिंग, तो थर्ड भी नहीं आएगा। आपका आंसर क्या है, फोर्थ। फोर्थ कैसे, लाइट्स वेंट आउट बिफोर द, मीटिंग खत्म होने के पहले ही लाइट चली गई थी, यही भाव हो रहा है ना। मीटिंग खत्म नहीं हुई थी, वो क्वेश्चन में दिया था, तो वहीं पर हमने क्या कर दिया है, बिफोर किया, बिफोर शब्द का प्रयोग करते हुए फोर्थ आपका आंसर हो गया, फोर्थ ऑप्शन। चलिए 18th क्वेश्चन, एवरी ईयर, हर साल। हर साल मतलब कैसा टेंस आ जाएगा, एवरी ईयर। टुडे तो कैसा टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, हर साल। विल नहीं आएगा, वैसे का वैसे ही। आप चलिए पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर मैं समझाती हूँ। एवरी ईयर इन आवर स्कूल
द चिल्ड्रन हु डैश वेल, चाइल्ड की चिल्ड्रन, चाइल्ड नहीं चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन क्या है, बहुवचन। चलिए, द चिल्ड्रन हु डैश वेल इन द एग्जाम्स डैश अवॉर्डेड प्राइजेस ड्यूरिंग द एनुअल डे। तो पहले तो हर साल है, तो यहाँ पर भैया वर नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। क्यों, हर साल है मतलब आदतन प्रक्रिया है, कोई हर साल जो होता है तो वो सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। अब थर्ड और फोर्थ दोनों ही अगर हम देख लें तो एवरी ईयर इन आवर स्कूल द चिल्ड्रन, क्रिया किसके अनुसार आनी है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल। अभी मैंने आपको बताया क्रिया के साथ एस लगाओगे, ई एस लगाओगे तो क्रिया क्या हो जाती है, सिंगुलर। पर यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है मेरा, प्लूरल। तो क्या मैं आगे जो क्रिया लगाऊंगा उसमें एस आएगी क्या, एस नहीं आएगा। तो एस नहीं आएगा मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। चलिए अगला, माई मदर डैश फ्रॉम सर्विस 3 years अगो। अगो मतलब कौन सा टेंस हो गया भैया, अगो मतलब अच्छा, दो घटनाक्रम होते तो वही जो ऊपर वाला लॉजिक था, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट। लेकिन क्या यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस है, दो घटनाक्रम है क्या, नहीं, सिंपल घटनाक्रम है। तो सिंपल घटनाक्रम है तो किस में रख देंगे, पास्ट इंडेफिनेट में रख देंगे। अगो लिखा है ना, तो देखो प्रेजेंट का ये रिटायर और रिटायर्स तो आने से रहा, ये प्रेजेंट में आएगा ना, रिटायर और रिटायर्स किस में आएगा, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका प्रेजेंट में है, तो ये तो आपका चला गया, ये आपके नहीं आएंगे। अच्छा, आईएनजी वाला आएगा नहीं, क्यों, आईएनजी वाला चलो अगर मान भी लो तो वॉज, इज, एम, आर बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगा नहीं। यहाँ पर अगो लिखा है तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला, द एनवायरमेंट ऑफ डैश अर्थ इज डैश ग्रेट। आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, कल के पेपर में 4 क्वेश्चन थे आर्टिकल के, है ना। द देखो, द अर्थ, द सन, द मून, द फलाना, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में तो द आएगा, फर्स्ट वाले में द आएगा तो फलस्वरूप आपका फर्स्ट ऑप्शन चला गया, सेकंड चला गया। अब देखिए, द एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ इज अ डैश ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड। तो जो पर्यावरण है पृथ्वी पर, तभी तो आज हमारा मानव जीवन यहाँ पर संभव है ना। बाकी किसी अन्य प्लैनेट पर आज दिनांक तक तो जो खोज है, तो यहाँ का इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है कि यहाँ पर हम मानव जाति के लिए ये एक ब्लेसिंग है। तो कैसी ब्लेसिंग है, एक पर्टिकुलर कुछ डिफाइन किया है ऐसी ब्लेसिंग है, नहीं, एक पर्टिकुलर कुछ डेफिनेशन नहीं है, थर्ड नहीं आएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो इसमें अब नीचे जनरल मैथमेटिक्स आ गया है, तो मेरे ख्याल से इसमें 20 ही क्वेश्चन थे। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया था ये जेल डिपार्टमेंट का पेपर। अब कल भी हम लोग इसके आगे का जो पेपर व्यापम की साइट पे हम लोगों को मिलने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आप हम लोगों के वीडियोस को आप लोगों के ग्रुप्स में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच, सी यू गाइस टुमारो विद द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट